हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप दान आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री जो होती है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। अक्सर हम लोगों के पास क्या होता है कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री जब हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में हम ये ट्रेंगुलर पोजीशन दिखाते हैं, ठीक, और ट्रेंगुलर पोजीशन के ऊपर और नीचे पोजीशंस दिखाते हैं, ठीक है। तो इन दो पोजीशंस को, जो इस ट्रेंगल के ऊपर नीचे वाली पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें दो एक्सियल पोजीशन होती हैं और इन पोजीशन को हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, जो इक्विलेटरल ट्रेंगल का हिस्सा होती हैं। ये अपने आप में एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है, ठीक है। और ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री किस केस में हम लोग लेते हैं? अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग सही से पढ़ा हुआ है तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर हम लोग सराउंड सेंट्रल एटम के अबाउट जो बॉन्ड पेयर है प्लस सेंट्रल एटम के अबाउट जो लोन पेयर है, इसके सम को हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर का जब सम 5 होता है, ठीक है, तो 5 के कंडीशन में हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और वो 5 का मतलब होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। कल को मैं AX5 लिख रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि A सेंट्रल एटम है, 5 उसके अबाउट बॉन्ड पेयर है, ठीक है, या उसके अबाउट 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, या उसके अबाउट 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, या उसके अबाउट 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है, ठीक है। तो ये 3-4 अलग अलग कंडीशंस हैं जहाँ पे सेंट्रल एटम के अबाउट ओवरऑल इलेक्ट्रॉन पेयर का सम जो है, ओवरऑल सम जो है वो 5 है, ठीक है। ये 5 है, ये मिला के 5 है, ये मिला के 5 है, ये मिला के 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखो, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री जो होती है या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है, उस तक में हमको ये प्रॉब्लम नहीं आती कि हमें किस ग्रुप को, किस बॉन्ड को कहाँ रखना है, इक्वेटोरियल पे रखना है, एक्सियल पे रखना है, क्योंकि टेट्राहेड्रल और ट्राइगोनल प्लेनर की जो पोजीशंस होती हैं वो सारी की सारी एक जैसी होती हैं, ठीक है। वो सारी की सारी पोजीशन इक्विवेलेंट होती हैं, लेकिन इस केस में सारी की सारी पोजीशन इक्विवेलेंट नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। ट्रेंगल वाली पोजीशन अपने आप में अलग है एक्सियल वाली पोजीशन से, ठीक है। इस कंडीशन में जैसे AX5 है, तो AX5 का जो केस है अपने पास, यहाँ पे आपके पास A है, X है, X है, ठीक है, इधर X है, X है और X है। तो 3X आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, 2X आपके पास एक्सियल पोजीशन पे है, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइप के एंगल हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। इस स्ट्रक्चर में भी, इस ज्योमेट्री में भी आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स के एंगल हैं, ठीक है। कौन से 3 डिफरेंट टाइप के एंगल हैं? ये वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री है, ऑब्वियस बात है। ये फर्स्ट एंगल बोल रहा हूँ, ये 120 डिग्री है। ये और ये एंगल को मैं सेकंड बोल रहा हूँ, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये और आमने सामने वाला एक्सियल टू एक्सियल एंगल जो है वो 180 डिग्री है। तो ऑब्वियस बात है, इस ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में, ठीक है, TBP जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो इस TBP ज्योमेट्री में अपने पास टोटल मिला करके 3 अलग अलग टाइप के एंगल हैं और इसकी सारी की सारी पोजीशन इक्विवेलेंट नहीं है। और जब पोजीशन इक्विवेलेंट नहीं है तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ये बात को समझना कि किस ग्रुप को कहाँ रखा जाए, ठीक है। कल को मेरे पास, ठीक है, मान लो SF4 जैसा केस आ गया। SF4 जैसा केस क्या है कि इसके पास लोन पेयर भी है और इसके पास बॉन्ड पेयर भी है, सल्फर के पास, ठीक है। लोन पेयर भी इसके पास है और बॉन्ड पेयर भी इसके पास है। तो मेरे पास समस्या क्रिएट होगी कि मैं लोन पेयर को कहाँ रख के चलूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास PCl3 और F2 जैसा केस आ गया, ठीक है, या मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने, ये PCl2 लिख दिया, F3 जैसा केस आ गया। तो यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, ठीक है। या मान लो मेरे पास XeOF2 है, ठीक है। तो यहाँ तो लोन पेयर भी है, यहाँ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी है, यहाँ सिंगल बॉन्डेड फ्लोरीन भी है। तो हम लोगों के पास इन सब केस में ये समस्या रहेगी, ये समझना ज़रूरी रहेगा कि किस ग्रुप को कहाँ रखा जाए, इक्वेटोरियल पे किसको रखा जाए, एक्सियल पे किसको रखा जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे सामने अपने आप में एक प्रॉब्लम की फॉर्म में खड़ी हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन वैसे तो जो है जनरली टीचर्स लोग जो हैं वो लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और बॉन्ड पेयर रिपल्सन के नाम पे देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो मॉडर्न एक्सप्लेनेशन है कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में
किस ग्रुप को कहाँ पे रखना है। ठीक है, इसके मैं मॉडर्न एक्सप्लेनेशन की बात करूँगा और उस एक्सप्लेनेशन से आप लोगों को अपने आप समझ में आने लगेगा कि किस ग्रुप को हमें कहाँ रखना है और किस तरीके से रखना है। ठीक है, आप लोगों की लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी अगर उस चीज़ को अगर आप दिमाग में रखते हैं। ठीक है, और ये मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ऑफ एंगुलर वॉल्यूम। एंगुलर वॉल्यूम, एंगुलर वॉल्यूम का क्या मतलब है कि आप लोगों को ये देखना है कि किस डायरेक्शन के अलोंग हमें ज़्यादा एंगल अवेलेबल है। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है आपके पास। इस ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में पहले मेरी सीधी सी बात को समझो। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में अगर मैं एक्सियल पोजीशन, एक एक्सियल पोजीशन को छोड़ दूं, एक को, ठीक है, तो मान लो इस एक्सियल पोजीशन के अलोंग से कोई ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप आ रहा है, ठीक है, या जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कितना स्पेस अवेलेबल होगा। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में बाकी चार को अपनी तरफ से मान लो, एक को आप लेके आ रहे हो, तो जब आप ऊपर से इस टाइप से लेके आ रहे हो तो आप जब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके आओगे तो आपके पास ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल इसको यहाँ से यहाँ तक एक टाइप से देखा जाए तो 180 डिग्री पे रोक देगा। हमें वॉल्यूम की बात करनी है, ऐसे तो ऊपर में पूरा खाली वॉल्यूम है, हमें एंगल की टर्म्स में बात करनी है। तो आप जब ऊपर से इसको लेके आ रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि ये जो ट्रायंगल है जो मेरी हथेली पर है और कोई चीज़ यहाँ आएगी तो ये मेरी हथेली जो है वो इस चीज़ को कितने से कितने एंगल पे रोक देगी, 180 डिग्री एंगल पे रोक देगी। ठीक है, तो जो चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से आता है अलोंग द एक्सिस, एक्सियल पोजीशन के अलोंग आएगा, अगर अलोंग एक्सियल पोजीशन, ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन के अलोंग अगर आएगा, आप लोग पहले अच्छे से सुनते जाना, एक्सियल पोजीशन के अलोंग आएगा तो ये ट्रायंगल उसको रोकेगा। कितना एंगल अवेलेबल है उसको, 180 डिग्री एंगल जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा अब इसी बात को आप दूसरे तरीके से समझो कि यही चीज़ एक्सियल के अलोंग आने की बजाय यही ग्रुप जो है, फिफ्थ ग्रुप इक्वेटोरियल से आता हुआ मान लो एक बार के लिए, ठीक है, एक्सियल की बजाय आप एक बार के लिए ऐसे मान लो कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन से आ रहा है। ठीक है, तो इधर ध्यान दो, इक्वेटोरियल में ये मैंने चार ग्रुप मान लिए, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन से आ रहा है, सामने से आ रहा है, तब जब वो सामने से आएगा तो वो उसको जो आगे की तरफ कितना एंगल दिखाई देगा। ठीक है, आपको इस बात को थोड़ा आराम से अच्छे से समझना होगा। अब ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कितना एंगल बना रहे हैं, ये ग्रुप बना रहे हैं 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है, तो जब वो सामने से आएगा तो इस ग्रुप को, इस एंगल को, इधर वाला पूरा एंगल अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, पहले जब आ रहा था ऊपर से आ रहा था तो ये सामने है, जैसे मान लो ऐसे आ रहा था तो ये बिल्कुल ट्रायंगल जो है उसको बिल्कुल बीचों बीच रोक दिया। लेकिन जब यहाँ से सामने से आ रहा है तो ये जो दो ग्रुप हैं, ये दो ग्रुप उसके सामने हैं और ये 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो जब ये दो ग्रुप 120 डिग्री एंगल ऐसे बना रहे हैं तो आप देखो जो सामने से ग्रुप आ रहा होगा, इधर से आ रहा होगा, उसको यहाँ से लेके इस एंगल से लेकर ऐसा पूरा घुमाते हुए जो पूरा एंगल अवेलेबल है 240 डिग्री एंगल, ठीक है, वो 240 डिग्री एंगल अवेलेबल है। समझ पा रहे हो, पहले आपके पास ट्रायंगल था, वो ऐसे प्लेन में था, सामने से कोई ग्रुप आया, उस ग्रुप को 180 डिग्री एंगल अवेलेबल था। ठीक है, अब ये ग्रुप ऐसे हैं, अगर वो इक्वेटोरियल से आएगा तो बाकी दो ग्रुप ऐसे हैं, और सामने की तरफ से आप देखोगे तो सामने की तरफ से देखने पे आपको कितना एंगल अवेलेबल हो रहा है, 240। ठीक है, क्योंकि आप सामने की तरफ से आ रहे हो और जो ग्रुप है वो सामने की तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कोई ग्रुप अगर आता है, कौन सी पोजीशन से, अलोंग इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन से अगर मेरे पास कोई ग्रुप आ रहा है तो ये तो 120 बना रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से देखो तो आपके लिए तो पूरा का पूरा स्पेस खाली पड़ा हुआ है, 240 डिग्री एंगल पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, इस बात को फील करो। ठीक है, तो यहाँ से कोई ग्रुप आएगा तो आपके पास कितना एंगल अवेलेबल है, 240 डिग्री, और जब आप ऊपर से आते हो तो आपके पास कितना एंगुलर वॉल्यूम अवेलेबल है, 180 के करस्पॉन्डिंग। जरा इस बात को अपने दिमाग में, मैं देखो यार बहुत सरल भाषा में चीज़ें बोलता हूँ, इसके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ किए जा सकते थे, मैं वो नहीं करना चाह रहा, मैं आपको बस फील दिलाना चाह रहा हूँ कि कोई ग्रुप ऊपर से आया तो वो रुक गया, 180 पे रुक गया, जब साइड से आया तो साइड से उसको 240 डिग्री एंगल मिल रहा है और ऊपर से 180 मिल रहा है। तो आप लोग बस पहले तो इतनी सी बात पहचान लो। ठीक है, मोर एंगुलर वॉल्यूम इज अवेलेबल एट, मोर एंगुलर वॉल्यूम, मोर एंगुलर, ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ सही तो है, मोर एंगुलर वॉल्यूम इज अवेलेबल एट, इज अवेलेबल एट। ठीक है, आप लोग खुद ही बता दो यार, मैंने जो इतनी देर आपके सामने ये लेक्चरबाजी की है तो आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि एंगुलर वॉल्यूम ज़्यादा कहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा
एट इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है, इक्विटोरियल पोजीशन पे ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम अवेलेबल है देन एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे कम वॉल्यूम अवेलेबल है और इक्विटोरियल पोजीशन पे जो है ज़्यादा वॉल्यूम अवेलेबल है, ठीक है। इक्विटोरियल पोजीशन पे कम वॉल्यूम अवेलेबल है, नलायक को इस बात को गलत बोल गया, इक्विटोरियल पोजीशन पे ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम अवेलेबल है और एक्सियल पोजीशन पे कम एंगुलर वॉल्यूम अवेलेबल है। इस बात को जरा समझो, दोबारा बोल रहा हूँ, कोई चीज़ ऊपर से आएगी तो वो 180 डिग्री पे रुक जाएगी, उसको एक टाइप से व्यू मिल रहा है वो 180 का मिल रहा है, ऐसे समझ लो, ठीक है। और जब आप इक्विटोरियल से जाओगे तो आपको 240 का व्यू मिल रहा है, क्योंकि ये दो ग्रुप तो ऐसे हैं, ठीक है। तो ये दो ग्रुप ऐसे हैं तो आपको सामने की तरफ से देखोगे तो आपको 240 डिग्री एंगल अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 240 का स्पेस मिल रहा है एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से 180 का मिल रहा है, इसलिए ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम कहाँ अवेलेबल है, इक्विटोरियल पोजीशन पे ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू एक्सियल पोजीशन, ठीक है। अच्छा, ये बात जब आप जान लेते हो, सुन लेते हो कि मोर एंगुलर वॉल्यूम इज अवेलेबल एट इक्विटोरियल देन एट एक्सियल पोजीशन, उसके बाद हमारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। क्या आसान हो जाती है, ठीक है, कि आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि कौन से ग्रुप में, कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर में ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप की बात नहीं करनी होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करनी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर की कैसे बात करनी है जरा सुन लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 2 3 छोटी मोटी बातें लिख रहा हूँ, ठीक है। एंगुलर वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एंगुलर वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि या तो बॉन्ड पेयर फॉर्म में होते हैं या लोन पेयर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको पहला केस लेके डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ज़रा अपने आप से फील करके देखना, लोन पेयर जब होता है, ठीक है, तो लोन पेयर तो इस टाइप के कोई ऑर्बिटल में है, जरा अपने आप में एक बार सोचो कि लोन पेयर तो किसी ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है। अच्छा, एक बात सोचो, जब बॉन्ड पेयर बनता है, ठीक है, तो बॉन्ड पेयर बनता है, बॉन्ड बनता है तो ऑर्बिटल की ओवरलैप होती है, और ओवरलैप होने में आपको समझना होगा कि ऑर्बिटल थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच होता है, ठीक है। भाई सामने वाले के साथ, जिस भी ऑर्बिटल के साथ ये बॉन्ड बनाने जा रहा है, ये मान लो सेंट्रल एटम का ए है, ठीक है, इसका कोई लोब है ये किसी ऑर्बिटल का, तो जब ये सामने वाले एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, जरा खुद से सोचो, ठीक है, तो इस ऑर्बिटल में एक स्ट्रेचिंग होगी, लेकिन इस स्ट्रेचिंग के चलते, ठीक है, इस ऑर्बिटल के साइज में, ठीक है, या ये कह दो इसमें कुछ पतलापन आएगा या नहीं आएगा, जब आप इसको सामने की तरफ खींचोगे, अभी कोई नहीं खींच रहा है इसे, लेकिन यहाँ तो सामने एक एटम जुड़ गया ना, वो तो इसको खींच रहा है ना अपनी तरफ से, ठीक है। तो जब तक कोई नहीं जुड़ रहा था तब तक ये मोटा था, ठीक है, लेकिन जब ये इसको सामने की तरफ से कोई खींचेगा, ठीक है, पुल करेगा, तो इसमें स्ट्रेचिंग होगी तो उससे पतलापन आएगा, और पतलापन आने का क्या मतलब है, पतलापन आने का मतलब है कि इसकी तरफ से जो ये एंगल होगा और यहाँ जो एंगल है, ठीक है, ज़रा अपने आप से चीज़ों को फील करना है यार। मेरे शब्दों में भले ही थोड़ा बहुत ज़्यादा मैं मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन से वर्ड यूज़ करने लगता हूँ, लेकिन आप बातों को फील करो कि यहाँ ज़्यादा एंगल अवेलेबल है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ कम एंगुलर वॉल्यूम लेगा ये, ठीक है। बॉन्ड पेयर कम एंगुलर वॉल्यूम लेता है और लोन पेयर जो है ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम लेता है। पहले इस बात को फील करो, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को फील कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि जब सामने वाला एटम इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, तो सेंट्रल एटम की तरफ से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कुछ तो खींचेगा, जितना भी खींचेगा कुछ खींचेगा, तो उसकी वजह से उस ऑर्बिटल में सेंट्रल एटम की तरफ से एक पतलापन आएगा। पतलापन आने का मतलब आप लोग समझो कि ये एंगल जो है ये रिड्यूस हो गया। यहाँ पे ये एंगल क्या है, ज़्यादा है, ये फ्री है तो ये ज़्यादा एंगल में है, ये फ्री नहीं है, थोड़ा बंध गया है दो एटम के बीच में, तो इसका जो फ्रीपन था या जो पतलापन इसके अंदर आया, इसकी वजह से इसका एंगुलर वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम कौन लेगा, तो आपका जवाब चुटकियों में होना चाहिए। कौन ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम लेगा? विदाउट डाउट लोन पेयर ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम लेगा, बॉन्ड पेयर कम एंगुलर वॉल्यूम लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस डिस्कस कर रहा हूँ। आपके पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, और आपके पास सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें तो मुझे लगता ही नहीं कि मुझे आपको बताना भी चाहिए कि कौन से वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। आपको पता होगा केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को भी एक ही बॉन्ड पेयर एक ही सिंगल बॉन्ड पेयर के नाम पे ही काउंट करते हैं, ठीक है। हालांकि उसको सुपर बॉन्ड पेयर बोलते हैं,
लेकिन उसको बॉन्ड पेयर एक ही बोलते हैं। तो जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, इसमें तो मुझे उम्मीद मतलब बताने लायक सीन ही नहीं लग रहा। डबल बॉन्ड की एंगुलर वॉल्यूम जो होगी वो ऑब्वियसली आता है सिंगल बॉन्ड वाले से ज़्यादा होगी। उसमें दो बॉन्ड इन्वॉल्व है, इसमें सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व है, तो डबल बॉन्ड की जो एंगुलर वॉल्यूम होगी वो सिंगल बॉन्ड के एंगुलर वॉल्यूम से ज़्यादा होगी। ठीक है, डबल बॉन्ड की जो एंगुलर वॉल्यूम है वो सिंगल बॉन्ड की एंगुलर वॉल्यूम से ज़्यादा होगी। ठीक है, तीसरा केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि मान लो फॉस्फोरस है। ठीक है, मैं पूरा लिखने की बजाय मैं एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ। मान लो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम और उसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। मान लो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम और उसके साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमें एंगुलर वॉल्यूम देखनी होती है सेंट्रल एटम की तरफ से, क्योंकि सेंट्रल एटम है तो उसकी तरफ से ना एंगुलर वॉल्यूम काम आएगी। ठीक है, तो ज़रा एक बात को देखो, फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ हो और फॉस्फोरस के साथ आपके पास फ्लोरीन जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप किसको बताओगे कि किसने ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम ली है? हम इलेक्ट्रॉन पेयर के एंगुलर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे कि क्लोरीन साइज में बड़ा है या फ्लोरीन साइज में छोटा है, इसकी बात नहीं कर रहे। हम इस इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं जो दोनों के बीच में शेयर्ड है। ठीक है, जो बॉन्ड पेयर फॉर्म में है। हम इस इलेक्ट्रॉन पेयर और इस इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं। यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर था तो समझ में आ गया कि लोन पेयर वाले की एंगुलर वॉल्यूम बॉन्ड पेयर से ज़्यादा है। जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड था तो समझ में आ गया कि डबल बॉन्ड की एंगुलर वॉल्यूम सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ तो दोनों सिंगल बॉन्ड हैं, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? मैंने अभी आपको क्या बताया, ठीक है, कि जैसे मान ये बात समझो आप लोग, फॉस्फोरस है। ठीक है, अब फॉस्फोरस है या ये फॉस्फोरस का अपना एक एटम है, अपने आप से समझना। फॉस्फोरस का ये कोई ऑर्बिटल है। ठीक है, अभी मान लो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, तो फॉस्फोरस के ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर्ड है। ठीक, अब एक बात बताओ, शेयर्ड नहीं मतलब इस तरीके से है, ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम के साथ है। अब एक बात बताओ कि इसके साथ कोई एटम जब जुड़ेगा, अभी मैंने यहाँ बताया कोई एटम जुड़ेगा तो इसमें पतलापन लाएगा। ठीक है, अच्छा पतलापन लाएगा। अब ये एक बात आप लोग सोचो कि ये जो पतलापन है, यहाँ कोई एटम जुड़ चुका है, इसमें कौन सा एटम जुड़ चुका है? सराउंडिंग एटम जुड़ चुका है। तो सराउंडिंग एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जुड़ जाने की वजह से, ठीक है, इस ऑर्बिटल में थोड़ा पतलापन आएगा, इस ऑर्बिटल में। ठीक है, अब एक बात सोचो कि जैसे जैसे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग बढ़ाओगे, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम आप लोग इंक्रीज करोगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, उस कंडीशन में मान लो एक तरफ आपके पास क्लोरीन था, दूसरे कंडीशन में मान लो आपके पास फ्लोरीन था। तो फ्लोरीन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और अगर वो उसको अपनी तरफ और ज़्यादा खींचेगा, उसका क्या मतलब है कि उसके ऑर्बिटल में आने वाला पतलापन और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल अगर θ1 है, ये एंगल अगर θ2 है, ये तो लोन पेयर है सीधा सीधा, ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। ठीक है, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी लाइन खींच दी, ये इस तरीके से खींच दे रहा हूँ। ये θ2 एंगल है और ये θ3 एंगल है। ज़रा प्यार से आराम से बातों को समझना। ठीक है, जब कोई नहीं जुड़ा हुआ था, जब सिंपली लोन पेयर था, तब एंगल θ1 है। ठीक है, जब हमने एक नॉर्मल एटम जोड़ा तब एंगल θ2 है। जब आपने स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ा तब एंगल θ3 है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ जोड़ोगे सराउंडिंग एटम की फॉर्म में, तो सराउंडिंग एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इस बॉन्ड पेयर को या इस ऑर्बिटल को अपनी तरफ उतना ज़्यादा खींचेगा, सेंट्रल एटम से अपनी तरफ दूर खींचेगा। ठीक है, तो सेंट्रल एटम से कोई सराउंडिंग एटम उसे अपनी तरफ खींचेगा तो सेंट्रल एटम की तरफ उसमें पतलापन आएगा। पतलापन आने का मतलब क्या है कि उसकी तरफ से एंगल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब θ1 बड़ा होगा θ2 से और θ2 बड़ा होगा θ3 से। θ1 क्या है? लोन पेयर है। θ3 क्या है? बॉन्ड पेयर विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, जरा आराम से सुनना समझना, ये क्या चीज़ है? बॉन्ड पेयर विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सॉरी स्पेस नहीं बना, बॉन्ड पेयर विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और θ2 क्या है? ये है बॉन्ड पेयर विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो आप लोग क्या समझे कि लोन पेयर ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम लेता है। अगर कल को दो बॉन्ड पेयर हैं तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला जो होगा वो ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम लेगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला जो होगा वो कम एंगुलर वॉल्यूम लेगा। जितना सराउंडिंग एटम को आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाओगे सराउंडिंग एटम की, सेंट्रल एटम की तरफ से उसमें पतलापन उतना ही ज़्यादा होगा, उसका एंगल उतना ही कम होता चला जाएगा। तो ये इन तीन केस को आप लोग डिस्कस करो एक साथ में। ठीक है, ये लोन पेयर, ये
बॉन्ड पेयर विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये बॉन्ड पेयर विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जैसे जैसे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाओगे वैसे वैसे उस ऑर्बिटल का पतलापन बढ़ेगा, उसका साइज एंगुलर वॉल्यूम जो है या एंगल जो है वो सेंट्रल एटम की तरफ रिड्यूस होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि उसकी एंगुलर वॉल्यूम कम हो रही है। तो कौन ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम लेता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में? लोन पेयर ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम लेता है बॉन्ड पेयर के मुकाबले। ठीक है, दो बॉन्ड पेयर में ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम कौन लेता है? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होगा वो कम एंगुलर वॉल्यूम लेता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होगा वो मोर एंगुलर वॉल्यूम लेता है। ठीक है, इसमें आप लोग ऐसे लिख सकते हो, बॉन्ड पेयर विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टेक्स लेस एंगुलर वॉल्यूम। ठीक है, आप इस बात को आराम से समझ लो। ठीक है, तो अब दो बातें हैं अपने पास। क्या बातें हैं? पहली बात तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री जो होती है, उस ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में सामने की तरफ से ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम अवेलेबल होता है। ठीक है, सामने की तरफ मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन से, और एक्सियल पोजीशन की तरफ से कम एंगुलर वॉल्यूम अवेलेबल होती है। ये मैं यहाँ लिखवा चुका हूँ। दूसरी बात, मैं अलग अलग कंडीशन में ये बता चुका हूँ कि कौन ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम लेता है और कौन जो है कम एंगुलर वॉल्यूम लेता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? इसके बाद आपको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है। आप लोग खुद ही उस बात को फील कर सकते हो कि कल को आपको एक कोई सीट है, उस सीट पे 3 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, और एक तरफ वाली सीट पे 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो किसी मोटे प्राणी को वहाँ जाके बैठना हो तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ बैठना प्रेफर करेगा? जहाँ ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है वहीं ना जाएगा। ठीक है, 3 लोगों से सीट खचाखच भरी हुई है, 2 लोगों वाली सीट पे जगह अवेलेबल है, तो चाहे मोटा हो चाहे नॉर्मल बंदा हो यार कोई भी हो, ठीक है, अगर उसे बैठना होगा तो वो कहाँ बैठेगा? जहाँ 3 लोगों से भरी हुई सीट है वहाँ तो नहीं बैठेगा, जहाँ उसे स्पेस मिलेगा वहीं ना बैठेगा। ठीक है, स्पेस मिलेगा मतलब जहाँ स्पेस खाली है वहाँ बैठेगा वो। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। आप लोगों को एक ही लाइन का ध्यान रखना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर विद, ये ईपी के नाम पे मैं बार बार इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन पेयर विद मोर एंगुलर वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन पेयर विद मोर एंगुलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई द position which has more angular space, occupy the position which has more angular space available, more angular space available, that is टीबीपी कंडीशन में, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल कंडीशन में ये ज़्यादा एंगुलर स्पेस कहाँ अवेलेबल है? यहाँ साफ साफ लिखवा रखा है मैंने। ठीक है, टीबीपी कंडीशन में ज़्यादा एंगुलर स्पेस कहाँ पर अवेलेबल है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, दैट इज़ एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आप लोगों को समझना होगा, 2 बातें मैं जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि आपके पास जब टीबीपी केस होता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल केस होता है, तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल केस में इक्वेटोरियल पे ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होता है, एंगुलर स्पेस, इन कंपैरिजन टू एक्सियल स्पेस। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया कि अलग अलग ग्रुप जो होंगे या अलग अलग फॉर्म के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उनमें कौन ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम लेता है, कौन कम लेता है। लोन पेयर ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम लेगा, बॉन्ड पेयर कम एंगुलर वॉल्यूम लेगा। अगर दोनों बॉन्ड पेयर है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला जो होगा वो लेस एंगुलर वॉल्यूम लेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला मोर एंगुलर वॉल्यूम लेगा। ठीक है, कल को डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है तो विदाउट डाउट डबल बॉन्ड ज़्यादा एंगुलर स्पेस लेगा इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस बात के बाद आपको इस बात को फॉलो करना है कि जिसका ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम है वो उस पोजीशन पे जाता है जहाँ पे ज़्यादा एंगुलर स्पेस अवेलेबल होता है। ठीक है, तो कल को लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में अगर हमें सेलेक्ट करना हो, आपने हालांकि रटा हुआ होगा लेकिन मैंने अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया है, कल को आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में ये सेलेक्ट करना हो कि लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रखें या एक्सियल पे रखें, तो ये बात हमें क्या कहती है? ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलके हमें क्या कहते हैं कि लोन पेयर को आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में अगर सेलेक्ट करना हो तो। ठीक है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में अगर आपको सेलेक्ट करना हो तो भी डबल बॉन्ड को आपको इक्वेटोरियल पर रखना है। क्यों? क्योंकि उसका एंगुलर वॉल्यूम ज़्यादा है। अब यहाँ ध्यान देना, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर। इनमें से मुझे सेलेक्ट करना हो, ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन में से कि किसको कहाँ रखें। क्लोरीन को इस पे रखें,
क्लोरीन को इस पे रखें, किस पे, सॉरी, क्लोरीन को एक्सियल पे रखें या इक्वेटोरियल पर रखें, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है, जो हमने ऊपर लाइन लिखी है, इसका एंगुलर स्पेस, एंगुलर वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसकी एंगुलर वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसको हम लोग रखेंगे कौन सी पोजीशन पे, जहाँ ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम है, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो अगर आपको फ्लोरीन और क्लोरीन में रखना पड़े तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को आपको इक्वेटोरियल पे रखना चाहिए और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को आपको एक्सियल पे रखना चाहिए। इन 3 पॉइंट को आपको चाहे समझ में आए चाहे ना आए, आपको टीवीपी के केस में रट लेना होता है, ठीक है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के केस में आपको सीधा सीधा रट लेना होता है। लोन पेयर आपको रखना है ऑलवेज इक्वेटोरियल पोजीशन पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को आपको रखना है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आपको एक्सियल पे रखना है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आपको इक्वेटोरियल पर रखना है, ठीक है। तो ये बातें आप आराम से सुन लो और इन बातों को मतलब अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोगों को टीवीपी की कंडीशन में किस ग्रुप को कहाँ रखना है आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। हाँ भाई, अब मैं जल्दी जल्दी कुछ एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ। मान लो आपके पास PCl5 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब के सब क्लोरीन हैं, तो आप लोग क्लोरीन को कहीं भी रखो, इक्वेटोरियल एक्सियल सब के सब एक जैसे हैं, ये हो गया, ठीक है। लेकिन आपको PCl5 के बाद मान लो आपको ये डिस्कस करना हो, क्या, PCl3 और F2 का केस डिस्कस करना हो, ठीक है। PCl3 और F2 का केस अगर आपको डिस्कस करना हो तो यहाँ पे फॉस्फोरस और इसके ऊपर मैं 3 अलग अलग कंडीशन ले रहा हूँ, मान लो, ठीक है। यहाँ मैंने आपके सामने क्लोरीन और क्लोरीन रख दिया, ठीक है, और 2 फ्लोरीन को मैंने यहाँ रख दिया और 1 क्लोरीन को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। एक केस में मान लो मैंने फॉस्फोरस लिया, यहाँ पे मैंने क्लोरीन रखा, दूसरा मैंने फ्लोरीन रख दिया, ठीक है, और 1 फ्लोरीन को मैंने इक्वेटोरियल पे रख दिया। और तीसरे कंडीशन में मैंने जो है फॉस्फोरस लिया, यहाँ फ्लोरीन रखा, यहाँ फ्लोरीन रखा, यहाँ क्लोरीन रखा, क्लोरीन रखा और क्लोरीन रखा, ठीक है। ये 3 शेप मैंने आपके सामने इसकी ड्रॉ कर दी, हालांकि तीनों सही नहीं है, सही इसमें से एक ही है। तो ज़रा जल्दी से मुझे आप बताओ, ठीक है, कि कौन से वाली सही होगी। आप अपने आप में दिमाग में सोचो वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो मैं अपना जवाब दे दे रहा हूँ। मैंने अभी आप लोगों को बोला है कि अगर इस टाइप की सिचुएशन आती है तो हमें सोचना पड़ेगा कि किसको कहाँ रखें, तभी तो ये 3 अलग अलग कंडीशन जनरेट हुई, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ऑलवेज एक्सियल पोजीशन पे रखा जाता है टीवीपी में। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो बॉन्ड पेयर होता है वो कम एंगुलर वॉल्यूम लेता है, इसलिए वो एक्सियल पे जाता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का बॉन्ड पेयर ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम लेता है, इसलिए वो इक्वेटोरियल पे जाता है, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रक्चर गलत है, ये वाली गलत है, सही कौन सी है? ये वाली है, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर सही है। इसी तरीके से कल को मैं आप लोगों से PCl2 और F3 के बारे में पूछूं, तो PCl2 और F3 के बारे में पूछूं तो जैसे फॉस्फोरस क्लोरीन, ठीक है, फॉस्फोरस है आपके पास, यहाँ मैंने क्लोरीन बना दिया, यहाँ क्लोरीन बना दिया, और तीनों फ्लोरीन को बहुत प्यार से सुंदर से तरीके से इस इक्वेटोरियल ट्रायंगल में रख दिया, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, सॉरी। और एक मैंने मान लो इसकी ये स्ट्रक्चर बनाई, फॉस्फोरस रखा, यहाँ फ्लोरीन रखा, ठीक है, यहाँ फ्लोरीन रखा, उसके बाद एक और फ्लोरीन जो बच जा रहा वो मैंने यहाँ रख दिया, क्लोरीन को यहाँ और यहाँ रख दिया, ठीक है। तो इन दोनों में कौन सी स्ट्रक्चर सही है और कौन सी गलत है, ज़रा अपने आप से सोच लो, ठीक, कौन सी सही स्ट्रक्चर है और कौन सी इसके अंदर गलत स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर आप लोग सोचोगे तो आपको जवाब मिल गया होगा। देखो ये स्ट्रक्चर देखने में बड़ी सुंदर लग रही है, सिमेट्रिक लग रही है, क्लोरीन ऊपर नीचे, तीनों फ्लोरीन इस ट्रायंगल में। दिखने में अगर बात करोगे तो ये ज़्यादा सुंदर लग रही है, ज़्यादा प्यारी स्ट्रक्चर लग रही है, ठीक है। लेकिन एक केमिस्ट्री टीचर होने के नाते मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, ठीक है, जो अच्छा दिखता हो, जो सुंदर दिखता हो, ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, ठीक है। सही होने का मतलब ये नहीं कि वो सुंदर दिख रहा है तो सही ही है, ठीक है, अच्छा दिख रहा है तो सही ही है, ठीक। तो ये वाली चीज़ आप लोगों के साथ बस मजाक में शेयर करिए, ठीक है। तो ये सुंदर बहुत दिख रहा है, अच्छा बहुत दिख रहा है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। सही यही है क्या,
कि फ्लोरीन को हमें एक्जियल पे रखना था, इसको एक्जियल और एक्जियल पे रखा, और बचा हुआ जो फ्लोरीन था उसको हमने फिर मजबूरी थी तब हमने इक्वेटोरियल पे रखा, और साथ ही साथ क्लोरीन और क्लोरीन को इक्वेटोरियल पे रखा। ठीक है, तो ये वाला जो केस है ये सही स्ट्रक्चर है, ये वाली गलत स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में इसका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है क्योंकि इसमें इक्वली जो चीज़ें हैं वो कैंसिल आउट नहीं हो रही है। क्लोरीन क्लोरीन का इफेक्ट फ्लोरीन से कैंसिल आउट नहीं होगा, थोड़ा बहुत डाइपोल मोमेंट इसका आएगा। तो ये PCl2F3 की ये सुंदर सी दिखने वाली स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर इसकी सही स्ट्रक्चर है PCl2F3 में। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आपको कहाँ रखना है, एक्जियल पे रखना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को इक्वेटोरियल पे। कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल ज़रूर डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट में एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन भी दूंगा आप कुछ बच्चों के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ और एग्जाम्पल देखो आप लोग। ठीक है, कल को मान लो आपको SF4 का स्ट्रक्चर बनाना है आपको। ठीक है, तो इसमें सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 4 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर बनाने में जाते हैं और 1 लोन पेयर बच जाता है। ठीक है, यानी 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का केस होता है ये। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको वही बात है, लोन पेयर को ऑलवेज कहाँ दिखाना है, इक्वेटोरियल पे या एक्सियल पे। तो लोन पेयर को ऑलवेज आपको दिखाना है इक्वेटोरियल पे। ठीक है, तो लोन पेयर यहाँ दिखाया जाएगा, तो सल्फर सेंट्रल एटम, फ्लोरीन को एक्सियल पे दिखाया जाएगा और बाकी 2 फ्लोरीन को आपको इक्वेटोरियल पे दिखाना ही है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को हम लोग ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बोलते हैं। लेकिन इसकी जो शेप होती है, इस शेप को अगर आप दूसरे तरीके से देखोगे तो ये एक्जियल वाले फ्लोरीन हैं, एक फ्लोरीन ऐसे नीचे की तरफ पीछे जा रहा है, एक फ्लोरीन ऐसे आगे की तरफ आ रहा है। ये स्कूल में झूला झूलने वाली स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्कूल के अंदर जो झूला झूलने वाली स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें ये 2 पैर ज़मीन पे गड़े होते हैं, एक बंदा यहाँ बैठता है, एक बंदा यहाँ बैठता है। ठीक है, तो ये इस स्ट्रक्चर को, इस शेप को हम लोग कौन सी शेप बोलते हैं, सीसो शेप। ठीक है, तो शेप के नाम पे SF4 की शेप क्या होती है, सीसो शेप होती है। लोन पेयर को कहाँ दिखाना है, इक्वेटोरियल पे दिखाना है ना। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये भी थी अपने पास कि फ्लोरीन को यहाँ दिखाता, यहाँ दिखाता और यहाँ दिखाता, और लोन पेयर को मैं यहाँ दिखा देता। ठीक है, लेकिन ये होता ही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, सही स्ट्रक्चर कौन सी है, ये वाली है, SF4 की ये सही स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप लोग ICl3 की बात करते हो तो ICl3 में आयोडीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उन 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के साथ शेयर हो चुके हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर हैं, 2 बॉन्ड लोन पेयर हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हैं। ठीक है, इसमें भी लोन पेयर को आपको कहाँ दिखाना है, इसमें भी लोन पेयर को आपको इक्वेटोरियल पे दिखाना है। ठीक है, अब उसके बाद भी अगर क्लोरीन बच गया है, ठीक है, तो आपको उसको यहाँ तो एक्सियल पे दिखाया, साथ ही साथ उसको इक्वेटोरियल पे दिखा देना है। ठीक है, 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पे दिखा दिए, उसके बाद जो बचा उनको तो दिखाना ही है अपनी पोजीशन पे। ठीक है, इस केस में आप अगर शेप की बात करते हो, ठीक है, तो इस शेप को अगर देखोगे, यहाँ क्लोरीन क्लोरीन और इस क्लोरीन को अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये शेप दिखाई देगी किस फॉर्म में, T शेप की फॉर्म में। तो ICl3 की शेप कैसी होती है, T शेप होती है। ठीक है, उसी तरीके से जब आप लोग XCF2 का डिस्कशन करते हो या I3- का डिस्कशन करते हो, XCF2 में जिनोन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 ने फ्लोरीन के साथ शेयरिंग की। ठीक है, तो 2 फ्लोरीन की शेयरिंग के बाद इसके पास 3 लोन पेयर बच रहे हैं और 2 बॉन्ड पेयर केस हैं। ये कौन सा केस है, ये AX2L3 वाला केस है। ये कौन सा केस है, ये AX3L2 वाला केस है। ये कौन सा केस है, AX4 और L वाला केस है। और इससे पिछले वाले जो केस डिस्कस किए थे वो AX5 वाले केस थे। ठीक है, तो लोन पेयर कहाँ दिखाना है अपने को, लोन पेयर चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, उसे दिखाना है अपने को एक्जियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, तो अब बचा क्या, 2 फ्लोरीन बचे, 1 फ्लोरीन को ऊपर दिखाओ, 1 फ्लोरीन को नीचे दिखाओ। ठीक है, तो इस तरीके से दिखाते हो तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि इसकी जो शेप बनकर आएगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो हर केस में ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है। ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का तो मतलब ये होता है, ठीक है, जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को मिला के बोलते हो, तो वो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है। लेकिन जब आप शेप की बात करते हो तो मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है उसकी बात करते हो, और मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है। तो इसकी शेप लीनियर है, इसकी शेप T शेप है और इसकी शेप सीसो है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल और डिस्कस करता हूँ आपके साथ, 2 केस और जल्दी से डिस्कस करके 2 या 3 केस फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। अच्छा, मान लो SOF4 की स्ट्रक्चर डिस्कस करनी है, तो वही सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 ने फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। ठीक है,
और दो ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया। कितने बॉन्ड पेयर हैं? 5 है। कैसे हैं? डबल बॉन्ड को भी एक ही काउंट करना होता है। और अभी मैंने आपको बोला है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को कहाँ रखना होता है? डबल बॉन्ड को आपको एक्सियल पे रखना होता है, इक्वेटोरियल पे रखना होता है, और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में सेलेक्ट करना है तो डबल बॉन्ड को आपको इक्वेटोरियल पे रखना होता है। ठीक है, तो आप लोग SOF4 की स्ट्रक्चर जो बनाओगे, ठीक है, कल को आपको 2 ऑप्शन कोई देगा, ठीक है, एक तरफ यहाँ डबल बॉन्ड और लगा रखा है इक्वेटोरियल वाली पोजीशन पे, और यहाँ फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन लगा के दिया हुआ है आपको। ठीक है, और एक कंडीशन में मान लो आपको ऐसा कुछ दे रखा है, तो किसको सही बताओगे आप लोग? ठीक है, यही तो है कि हमें डिसाइड करना है। तो आप इसको सही बताओगे, इसको गलत बताओगे। डबल बॉन्ड को इक्वेटोरियल पे लेना है, ना कि एक्सियल पे लेना है। ठीक है इसी तरीके से मान लो आप लोग किसकी स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो? XeOF2 की। ठीक है, जिनोन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें से एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने में 2 यूज़ हो गए, 2 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए, बचे 2 लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ भी 5 है। ठीक है, इस केस में किसको कहाँ दिखाना है? यहाँ 3 चीज़ें हैं, डबल बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है और फ्लोरीन भी है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले लोन पेयर को कहाँ दिखाओगे? लोन पेयर को आप लोग दिखाओगे एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे। उसके बाद बचा आपके पास डबल बॉन्ड O। ठीक है, अच्छा ये मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन दिखा दिया, हालांकि वहाँ भी दिखाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा 2 लोन पेयर यहाँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और फ्लोरीन को आपने दिखाया ऊपर नीचे। तो ये इसकी सही स्ट्रक्चर है। आपको पहले से ही आइडिया रखना है कि किसको कहाँ दिखाना है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से आप XeO2F2 को बनाओगे। जिनोन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, 2 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 5वां लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है। ठीक है, तो 5 की कंडीशन में इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई जाएगी। जिनोन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक तरफ लोन पेयर, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन को आपको इक्वेटोरियल पे दिखाना है, एक्सियल पे दिखाना है, और डबल बॉन्ड O को जो है आपको इक्वेटोरियल पे दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये XeO2F2 की ज्योमेट्री हो गई। तो SOF4, XeOF2 और XeO2F2 भी मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको हटाने जा रहा हूँ, आप अपना उतारते रहना। तो अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका जवाब कुछ IIT वाले बच्चों से मैं एक्सपेक्ट करूँगा। ठीक है, कहीं कहीं कोटा वोटा की सीट में वो क्वेश्चन आपको मिलता है। इसी के इक्विवेलेंट एक ज्योमेट्री और होती है, एक फॉर्मूला और होता है। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा बताया जाता है CH2SF4। ठीक है, CH2SF4, इसमें जैसे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, वही डबल बॉन्ड यहाँ पे एक्चुअली कार्बन के साथ होता है, और बाकी 4 फ्लोरीन के साथ। ठीक है, CH2 ग्रुप है ना, तो 2 तो कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो गई, और बाकी सल्फ़र के साथ ये डबल बॉन्ड बनाता है, और 4 इसके साथ फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसकी आधी स्ट्रक्चर को तो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ खुद। ठीक है, कि 4 फ्लोरीन यहाँ होंगे, यहाँ फिर यहाँ पे और यहाँ पे, और डबल बॉन्ड को आपको दिखाना होगा कहाँ पे? यहाँ पे दिखाना होगा। CH2 जो है वो यहाँ पर है। अब अपना क्वेश्चन क्या है, इसको ज़रा प्यार से अच्छे समझना, और इसका रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कितने लोगों को समझ में आया है। ठीक है, ये जो 2 हाइड्रोजन हैं, इसको समझना कि ये 2 हाइड्रोजन कार्बन के अबाउट इक्वेटोरियल वाले प्लेन में निकले हुए हैं, मतलब ये फ्लोरीन और फ्लोरीन इक्वेटोरियल हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन इक्वेटोरियल वाले प्लेन में ऐसे हैं या ऐसे हैं। कुछ तो डिफरेंस होगा ना, कि या तो इक्वेटोरियल वाले प्लेन में होंगे, इसके प्लेन में होंगे, या इस तरीके से एक्सियल वाले प्लेन में होंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ये कौन से प्लेन में है, एक्सियल प्लेन में है या इक्वेटोरियल प्लेन में है, ये आपको डिसाइड करना है। ये ऐसे खड़े हुए हाइड्रोजन है, ये बोर्ड के आर पार होता हुआ ट्रायंगल है, ये फ्लोरीन ऐसे ऊपर नीचे हैं, ये फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे है, ये एक्सियल पे है। तो आपको ये बताना है कि ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो एक्सियल वाली सिचुएशन पे है या इक्वेटोरियल वाली सिचुएशन पे है, ऐसे है या ऐसे है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने क्लियर होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ये 2 हाइड्रोजन इस तरीके से है, यानी एक्सियल वाले प्लेन में है, या इस तरीके से है, ऐसे है, इक्वेटोरियल वाले प्लेन में है। आपको ये डिसाइड करना है। ठीक है, बोथ हाइड्रोजन आर इन
आपको डिसाइड करना है। बोथ हाइड्रोजन आर इन इक्वेटोरियल प्लेन और एक्सियल प्लेन। ठीक है, अगर आप लोग सही से सोचोगे कि ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे होना चाहिए, तो आपको अपने आप हाइड्रोजन किस प्लेन में होने चाहिए वो अपने आप दिख जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेन में या एक्सियल प्लेन में। लेकिन ज़रा सोचना, ठीक है, ज़रा सोचना कि उसके लिए इसका प्लेन क्या है, और इसका प्लेन समझ जाओगे तो इन हाइड्रोजन का प्लेन आप लोग अपने आप समझ जाओगे। ये कुछ आईआईटी वाले बच्चों से जो एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे होंगे उन लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है, और इसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को। ठीक है, ये जो हम पुरानी थ्योरी पढ़ते थे जिसमें हम लोग रिपल्सन के बेसिस पे लॉन इक्वेटोरियल एक्सियल डिसाइड करते थे, उसमें कई जगह चीज़ें सही से काम नहीं करती थी। ठीक है, लेकिन इस एंगुलर वॉल्यूम कंसेप्ट से अगर आप डिस्कस करोगे तो आपको अपने आप दिखेगा कि किस ग्रुप को, किस इलेक्ट्रॉन पेयर को कहाँ लेना है, एक्सियल पे किसको लेना है और इक्वेटोरियल पे किसको लेना है। चलो, इस टाइप के और वीडियो के साथ मिलते रहना अपने को। ठीक है, इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।